Let us start with the new essay, that is SAE 3400, examination of prospective financial information. Examination of prospective financial information. तो अब इसमें क्या है, तो पहले तो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या क्या होता है? So prospective financial information is a financial information which is based on the assumption that events that may occur on future and the possible actions by an entity. तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिव पीएफआई होता क्या है। सो पीएफआई इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन assumptions about futures that may occur in future and the possible actions that can be taken by the entity. It is very highly subjective and it requires judgment. Now, it is in the form of, there are two forms. First is forecast and the second is the projection. So prospective financial information is in two forms. That is forecast and the projection. Now, forecast is known as best estimate assumption and projection is hypothetical assumptions. So best estimated assumption. So forecast means PFI prepared on basis of assumption about future events and actions which management expects to take place, and the events and actions management expects to take place वो forecast में आ जाता है, and it reflects the anticipated experience. मतलब past के सालों में ऐसा कुछ हुआ तो उसके बेसिस पे हम ऐसा फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि अब पास्ट में ऐसा हुआ है तो अब फ्यूचर में भी यही होगा। नाउ प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल अजम्पशन। मतलब अभी स्टार्टअप ही हुआ है, अब स्टार्टअप के लिए अगले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या क्या होगा। सो इट इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल अजम्पशन, कोई पास्ट डेटा नहीं है। सो और मिक्सचर ऑफ बेस्ट एस्टिमेट प्लस हाइपोथेटिकल, तो प्रोजेक्शन में दोनों का हो सकता है। एंड hypothetical assumptions about future events and management actions which are not necessarily expected events and actions management not necessarily expect to take place of is known as a projection. Now responsibilities of management. अब मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग पहले तो अंडरलाइंग अजम्पशन क्या क्या होंगे वो डिटरमाइन करना, फिर बेसिस ऑफ अजम्पशन क्या है और इसको उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना। सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ PFI, including identification and disclosure of PFI, explaining the basis of forecast and the underlying assumption. तो तीन चीजें, अंडरलाइंग assumptions को दिखाना, बेसिस ऑफ assumption और डिस्क्लोजर को बताना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। व्हाट आर द ऑडिटर्स ड्यूटी? ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी है? तो पहले तो साई ऑब्टेन करना है। अब पहले है ना, इसमें एक आंसर है, कैन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स भी एसोसिएटेड विद पीएफआई? तो सीए एसोसिएट हो सकते हैं कि नहीं पीएफआई से, तो उसके ऊपर आंसर है। सो कैन सीए बी एसोसिएटेड फॉर पीएफआई? तो उसके ऊपर एक आंसर है। सो कैन इट बी डन? तो इसमें अपना शेड्यूल आ जाता है। सो क्लॉज थ्री ऑफ सेकेंड शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल बोलता है कि तो चार्टर्ड अकाउंटेंट states that the CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he permits his name or name of his firm to be used in connection with estimate of earnings contingent upon future transactions in a manner which may lead to the belief that he vouches for accuracy। मतलब अगर क्लॉज थ्री में उसको गुना माना जाएगा, कर सकता है सीए, कर सकता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल, बट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को बिलीव करने में मजबूर करे कि वो एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट पे वो वाउच करे। सो एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट पे वाउच नहीं कर सकता एक सीए, तो उसके ऊपर अगर वाउच किया रहा है तो वो guilty पाया जाएगा क्लॉज 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल में। एंड अबव क्लॉज डज नॉट प्रिक्लूड सीए फ्रॉम एसोसिएटिंग हिज नेम विद पीएफआई। सीए कैन पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ forecast and can review them provided he indicates clearly in his रिपोर्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब उसको अपनी रिपोर्ट में वो कर सकता है, कब कब जब वो अपनी रिपोर्ट में क्या क्या दिखा दे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, and last is the major assumptions that are made। तो अगर वो इतना उसने अपने रिपोर्ट में दिखा दिया तो फिर चलेगा। सो above clauses does not preclude CA from associating his name with PFI। CA can participate in presentation and preparation of forecast and can review them provided he indicates clearly in his report। क्या तीन चीजें, पहला तो sources, basis of forecast, and third the major assumptions that are मेड इन अराइविंग एट फोरकास्ट एंड ही डज नॉट वाउच फॉर एक्यूरेसी। और उसको अपनी रिपोर्ट में बताना भी पड़ेगा कि वो एक्यूरेसी पे वाउच नहीं कर रहा है, इस चीजों की एक्यूरेसी पे वाउच नहीं कर रहा है। तो सेम अप्लाइज टू द प्रोजेक्शन, तो तब वो कर सकता है। नाउ ऑडिटर्स ड्यूटी, तो साई ऑब्टेन करना है। फॉर व्हाट? साई किसके लिए? पहला तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन साई एज टू वेदर मैनेजमेंट्स बेस्ट एस्टिमेट assumptions, मैनेजमेंट्स
best estimate assumptions are reasonable and hypothetical assumptions are consistent. Best estimate assumptions are reasonable and hypothetical assumptions are consistent. Whether appropriate accounting policies are followed, whether appropriate accounting policies are followed by while making PFI. फिर उसको बताना पड़ेगा सर whether PFI is prepared on the basis of assumption, तो वही point है, and whether adequate disclosure has been made regarding best estimate assumption and hypothetical assumption. So is properly presented and all material assumptions are adequately disclosed and PFI is prepared on consistent basis. तो ये consistent basis पे बनाया गया है कि नहीं, वो ही चेक करना है. तो बस वही एकदम इजी पॉइंट है कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हुई नहीं, असम्पशन बेस्ट एस्टिमेट असम्पशन है तो रीजनेबल है कि नहीं, हाइपोथेटिकल असम्पशन है तो कंसिस्टेंटली उसको फॉलो किया गया नहीं. पीएफआई प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशंस एंड एडिक्वेटली डिस्क्लोज बेस्ट एस्टिमेट असम्पशन एंड हाइपोथेटिकल असम्पशन, और वो कंसिस्टेंट है कि नहीं वो डिस्क्लोज कर दो. नाउ बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट क्या क्या करना पड़ता है. सो बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट क्या करना है, तो पहले तो इसका इंटेंडेड यूज क्या है वो जान लो. कौन कौन है कामनो છે, कौन whom we will sow this PFI. फिर कौन कौन सा assumptions उसके अंडरलाइंग है. सो which underlying assumptions are there. फिर नेचर ऑफ assumptions. फिर पीरियड कवर्ड, कितने पीरियड के लिए है. फिर एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन इंफॉर्मेशन, एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो चेक कर लो. तो पहला तो इंटेंडेड यूज, फिर assumptions, फिर पीरियड, फिर एलिमेंट्स और डी आई ए पी iPad E, पहले आई से इंटेंडेड यूज, पी से पीरियड, ए से assumptions, डी से डिस्ट्रीब्यूशन एंड ई से एलिमेंट्स. तो iPad E बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट चेक क्या करना है, iPad E. अगर डू नॉट एक्सेप्ट इन केस ऑफ अनरियलिस्टिक assumption और इनअप्रोप्रिएट फॉर इंटेंडेड यूज, मतलब अगर अनरियलिस्टिक assumption बनाया गया है तो उसको एक्सेप्ट मत करो, और अगर उसका इंटेंडेड यूज कुछ भलता ही है तो उसको एक्सेप्ट मत करो. सो डू नॉट एक्सेप्ट इन केस ऑफ टू अनरियलिस्टिक assumption and inappropriate for intended use. Now, presentation and disclosure. Presentation and disclosure में क्या क्या करना है वो देख लेते हैं एक बार. Presentation and disclosure. So, when assessing presentation and disclosure of PFI and underlying assumption, it needs to be considered whether presentation of PFI is informative and whether the presentation is informative and not misleading. Disclosure have been made for the accounting policies assumptions, the date, changes in accounting policies, and the range. So assumptions, accounting policies are clearly disclosed. Assumptions are adequately disclosed in notes to PFI. Date on which was disclosed, basis of understanding of establishing points in a range is clearly indicated, and if there is a change in accounting policy, whether reason for the change and effect is mentioned. Change in accounting policy, reason and effect बन्नो mention करो जगह नहीं ते जो लेवानो. So reason and effect we need to see. Presentation and disclosure. Presentation informative होना चाहिए, misleading नहीं होना चाहिए. डिस्क्लोजर किन किन चीजें का करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का, assumptions का, डेट का, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रीजन एंड इफेक्ट उसका बता दो, एंड द रेंज. लास्ट इज matters to be considered while determining NTE of audit procedures. Matters to be considered while determining NTE of audit procedures. So knowledge obtained during previous audits, knowledge obtained during the previous audits. Management की competency क्या है, management की competency regarding preparation of PFI, likelihood of material misstatements, sources of information, stability of entity business. बस मतलब वही एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस, अपनी टीम का एक्सपीरियंस कितना है. तो बस वही फालतू के जो पॉइंट्स है वही है. एंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस एकदम इजी आंसर है, कुछ नहीं है. एंटी matters to be considered while determining NTE of audit procedures. तो क्या क्या है, knowledge obtained during previous audits, management competency regarding preparation of PFI, likelihood of material misstatement, sources of information, stability of entity business, and engagement टीम का एक्सपीरियंस. तो 6 पॉइंट है, एकदम इजी है. एंड विथ दिस तो है मॉडिफाइड ओपिनियन वाला पॉइंट. सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अगर presentation and disclosure not adequate, qualify or adverse opinion shall be given, or withdrawal from engagement shall be made. Qualified or adverse or withdrawal can be made. फिर अगर if assumptions do not provide reasonable basis, reasonable base नहीं देते, assumption does not provide reasonable base, तो क्या करना चाहिए. So if assumptions do not provide reasonable basis, adverse opinion shall be given. Adverse opinion shall be given, or withdrawal from engagement shall be made. If there is a scope of limitation, disclaimer of opinion shall be given. लिमिटेशन ऑन स्कोप है तो डिस्क्लेमर दे दो. लिमिटेशन ऑन स्कोप तो डिस्क्लेमर या फिर विड्रॉ कर लो, डिस्क्लेमर या फिर विड्रॉ कर लो. सो विद दैट वी फिनिश. ऐसे
3400 examination of prospective financial information.